हाय फ्रेंड्स, मैं हूं यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलास आईएएस। तो दोस्तों, लगातार इन दिनों हम नेपाल की चर्चा करते चले जा रहे हैं और जनरेशन जी या जेन जी की क्रांति के बाद आखिर नेपाल में व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होने वाला है। तो वहाँ पर अभी देखा ये जा रहा है कि सरकार के मुखिया अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाना है और ऐसे में सेना ने युवाओं से कहा कि वे बताएं किसे बनाया जाना चाहिए। तो वहाँ पर पहली बार नेपाल में देखा गया है कि ऑनलाइन वोटिंग के द्वारा तय किया जा रहा है कि कौन बनेगा अंतरिम सरकार का मुखिया। और यहाँ पर नाम आता है एक महिला जस्टिस का, जो कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस, एकमात्र महिला जस्टिस थी, सुशीला कार्की। इनका नाम आया है वोटिंग में। और वोटिंग में इनके अलावा काठमांडू के जो मेयर हैं बेलन शाह, उनका नाम भी था और एक अन्य नेता गिसिंग, उनका नाम भी था। लेकिन उन दोनों ने भी इन्हें समर्थन किया है, जस्टिस सुशीला को। और एक विडंबना देखिए कि जस्टिस सुशीला लगातार सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलती रहीं और इनके विरुद्ध ही सरकार के काम में हस्तक्षेप करने की आरोप लगा करके महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। तो चलिए जानते हैं आज पूरी घटना कि क्या है, किस तरह से नेपाल में अब घटनाक्रम लगातार तेजी से बदल रहा है और सेना जो कि वहां पर पीछे से भूमिका निभा रही है सरकार के चयन में, और किस तरह से वहां पे जनरेशन जी जो है, जेन जी, ऑनलाइन वोटिंग के द्वारा लगभग 5000 लोग शामिल हुए और वहां पर उन्होंने अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर किसका चयन किया। तो एक जस्टिस है, महिला जस्टिस, उनके चयन के आधार क्या रहे और भविष्य में नेपाल किस दिशा में जाता हुआ हमें दिखता है, चलिए जानते हैं विस्तार से। अगर हम बात करें, आज है दिन गुरुवार का और कल था दिन बुधवार का। ऐसे में अगर हम बात करें नेपाल की, नेपाल में जो क्रांति हुई नई जनरेशन के द्वारा, जेन जी के द्वारा। जेन जी कौन है? 1990-97 के से लेकर के 2012 के बीच में जन्मी जो आबादी है उसे जनरेशन जी या जेन जी कहा जाता है। उस आबादी ने एक विद्रोह पैदा कर दिया, एक जन जागरूकता का एक बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया कि सरकार से भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए और अभिव्यक्ति की आज़ादी या लोगों की आवाज़ को दबाया नहीं जाना चाहिए। इन्हीं मुद्दों पर वहाँ पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और वहाँ कई सारी हिंसक घटनाएं, 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे घायल हुए, 30 से अधिक लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है, कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। परंतु अब हालात वहाँ धीरे धीरे सामान्य होते चले जा रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि अब सेना के आग्रह पर जेन जी के 5000 से अधिक युवाओं ने अंतरिम प्राइम मिनिस्टर का नाम तय करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड पर 5 घंटे ऑनलाइन बैठक की। कुल मिलाकर के हालात सामान्य हैं। अब वे तय कर रहे हैं कि आखिर नया हमारा जो अंतरिम सरकार का मुखिया कौन बने उसके लिए। और तलाश थी कि एक गैर राजनीतिक, निष्पक्ष, बिल्कुल पूरी तरह से भ्रष्टाचार से रहित कोई व्यक्ति मिले। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अन्य लोग भी इस दौड़ में थे, जैसे कि काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर बेलन शाह और बिजली बोर्ड के पूर्व सीईओ कुलमान गिसिंग, इनका नाम भी था। लेकिन बाद में सहमति कुछ ऐसी बनी, ऑनलाइन वोटिंग जब शुरू हुई तो उसमें पहली पसंद के तौर पर सुशीला कार्की का नाम पहली पसंद बन गया। तो देखिए, भारत के अखबार भी लगातार इन्हीं खबरों से छाए हुए हैं कि अब नेपाल में सरकार का नेतृत्व कौन करने वाला है। तो ओली के बाद सुशीला कार्की अब अंतरिम सरकार की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। देश की पहली पसंद कौन है? सुशीला कार्की, जिन्हें ऑनलाइन वोटिंग के द्वारा इनका नाम तय किया गया और वे नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस भी हैं। ये भी एक उपलब्धि है। और इनके नाम का अगर सुझाव देखा जाए तो हामी नेपाल, जो कि एक एनजीओ है, उसकी तरफ से इनका नाम सुझाया गया और नाम का प्रस्ताव खुद रखा काठमांडू के मेयर बेलन शाह ने और उन्होंने इसका समर्थन भी किया।
आगे चल के अगर हम देखें इनके विषय में, थोड़ा कार्की के विषय में जाने, तो चीफ जस्टिस कार्की के विरुद्ध 2017 में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था और आरोप क्या लगाए गए थे कि सरकार के कामकाज में दखल दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वे लगातार जो भ्रष्टाचार से संबंधित मामले आ रहे थे उन पर लगातार वे टिप्पणियां कर रही थी। सो बाद में हम देखते हैं कि कार्की को निलंबित कर दिया जाता आरोप लगने के बाद, लेकिन कार्की हार नहीं मानती हैं और उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने उनके रिटायरमेंट से एक दिन पहले महाभियोग के प्रस्ताव की प्रक्रिया को ही समाप्त कर दिया, उस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। इस घटनाक्रम के बाद अगर आप देखें तो 8 साल बाद पासा एकदम पलट गया है। अब जिन्हें एक वक्त महाभियोग के प्रस्ताव से हटाया जा रहा था, सरकार के काम में दखलंदाजी का आरोप लगा करके, अब वर्तमान में उन्हीं के हाथों में सरकार की कमान सौंपी जा रही है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें कि कार्की का जन्म कहाँ कब, तो नेपाल में 1955 में हुआ। उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की, उसके बाद लंबा समय उन्होंने न्यायिक सेवाओं में दिया और 2015 से लेकर 2017 तक वे नेपाल की चीफ जस्टिस के तौर पर भी पद पर रहीं। इस दौरान उन्होंने नेपाल में लगातार कई सारे महत्वपूर्ण योगदान दिए, खासतौर से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने खुल के अपनी राय रखी और सरकार को लगातार चेतावनी वे देती रहीं। इसके अलावा विशेष रूप से उन्होंने लैंगिक समानता और न्यायिक सुधार के क्षेत्र में भी लगातार काम किया। और अब बस से जब उनके नाम का चयन हो गया है तो सेना ने कहा कि अब वे कार्की से बात करेंगे और सेना की मोहर लगते ही वे नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री भी होंगी। नेपाल कांग्रेस ने इस विषय में क्या कहा, तो नेपाल कांग्रेस के महासचिव गगन थापा और विश्व प्रकाश शर्मा ने कहा कि वे जेन जी समूह के साथ सहयोग करने के लिए वे तैयार हैं, बशर्ते कि कोई भी निर्णय संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए लिया जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ मुद्दे हैं कि आखिर सुशीला कार्की ही पहली पसंद क्यों बनी, युवाओं ने उन्हें क्यों चुना। तो जानना बहुत ज़रूरी होगा कि देखिए, नेपाल में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज सुशीला कार्की एकदम बेदाग और निष्पक्ष छवि की महिला हैं। 73 वर्षीय कार्की अगर देखा जाए तो एकदम सादा सरल जीवन जीने के लिए जानी जाती हैं। न्यायपालिका में पारदर्शिता का मामला हो, ईमानदारी हो या भ्रष्टाचार को मिटाने में अगर उनकी भूमिका देखी जाए तो वे एक मिसाल के तौर पर माना जाता है कि उनके जैसा पूरे नेपाल में कोई दूसरे जज ने इतनी निर्भीकता नहीं दिखाई। उनके कुछ कथन हैं, जैसे उन्होंने 2023 में एक बार कहा कि नदी की तरह नेपाल में भ्रष्टाचार बह रहा है। ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी थी कि नेपाल में वे देखते कि हर तरफ जगह जगह देखते हैं कि भ्रष्टाचार नदी के समान बह रहा है और इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो न्यायपालिका में सियासी हस्तक्षेप पर भी उन्होंने लगातार टिप्पणियां की कि सरकार किसी भी तरीके से न्यायपालिका में हस्तक्षेप ना करे और जजों के विषय में उनका मानना था कि जजों को निष्पक्ष रहना चाहिए ताकि बेफिक्र होकर के भ्रष्टाचार को रोका जा सके। इसके अलावा उनका एक और बहुत ही बड़ा बयान था जिसके बाद एक हलचल सी मच गई सरकार में और सरकार ने उसे अपने विरोध में देखा और उनके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, उन्हें निलंबित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वे जजों को माफ कीजिए भ्रष्टाचारों को कभी भी नहीं छोड़ेंगी। भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के दौरान वे लगातार कहती थी कि कोई भी कैसे भी कितने भी बड़े भ्रष्टाचारियों, कितनी बड़ी पहुंच वाले लोग हों, लेकिन वे भ्रष्टाचारियों को कभी भी नहीं छोड़ेंगी। तो कुल मिलाकर के अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर सुशीला जी के पक्ष में अगर यहाँ पे मामला जाता है, उन्हें अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री के तौर पे ऑनलाइन वोटिंग से चुना जाता है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो भविष्य में एक ईमानदार प्रधानमंत्री, एक अंतरिम सरकार का मुखिया, नेपाल को एक ईमानदार व्यक्ति मिलने वाला है जो न केवल लैंगिक सुधार पर बात करता है और जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करता है, बल्कि भ्रष्टाचार को भी मिटाने के लिए पूरी तरह से माफ कीजिएगा प्रतिबद्ध है। इस घटनाक्रम से अगर हम देखें तो भारत को क्या सबक लेना चाहिए,
देखिए, लगातार अगर भारत में देखा जाए तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और सरकार यहाँ पर लगातार भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अपनी तरफ से भी लगातार कोशिशें जारी रखे। और लेकिन हाँ, एक चीज़ बेहतर है नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की तुलना में कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें काफ़ी गहरी हैं, काफ़ी मजबूत हैं और यहाँ कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जनता की आवाज़ को लगातार सुना जाता। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि नेपाल में अब एक नई सरकार का गठन होगा। हालांकि ये माना जा रहा है कि उसमें सेना की पूरी तरह से दखलंदाजी होगी, लेकिन फिर भी ये मान सकते हैं कि भ्रष्टाचार से रहित एक नई सरकार आएगी जो नेपाल को एक नई दिशा दिखाएगी। नेपाल की जनता की जो समस्याएं भ्रष्टाचार और महंगाई से मुक्ति की पॉसिबिलिटीज है कि सरकार उन्हें पूरा करने में अपना योगदान देगी। तो दोस्तों, मैं हूं यशोवर्धन। नेपाल के विषय में हम लगातार वहां जो बदलाव आ रहे हैं उन विषयों पे हम लगातार यहां चर्चा कर रहे हैं कि आपकी समझ बना रहे हैं। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और अब तक आप हमारे साथ बने। आपने हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलास आईएएस। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए विषय पर चर्चा करते हैं।